जय हिंद दोस्तों, स्वागत है वंदे मातरम चैनल। दोस्तों, आज हम संविधान का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे जिसे हम प्रस्तावना के नाम से जानते हैं और उद्देशिका के नाम से जानते हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं आज का। प्रस्तावना, इसे उद्देशिका भी कहा गया। इसे कब पेश किया गया था? तो इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया। इसे उद्देशिका भी कहते हैं। इन्होंने इसलिए पेश किया गया इसे कि हमारा संविधान किस प्रकार से बनना चाहिए, ये सारी डिटेल इसमें होनी चाहिए। क्या क्या होना चाहिए संविधान, इसलिए उन्होंने एक प्रस्ताव पेश किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये 13 दिसंबर 1946 को ये उद्देशिका पेश की गई। अब आगे बढ़ते हैं आगे क्रम में। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, तो ये भी याद रखना हमें। प्रस्तावना को हमने अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, किस संविधान से लिया गया है। तो अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना को लिया गया है। प्रस्तावना की जो भाषा है वह कहाँ से ली गई है, तो हमने प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, ये यहाँ दोनों ऑब्जेक्टिव भी बन सकते हैं कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से। तो प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। संविधान कब पारित हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। ये लागू कब हुआ, ये भी देखना है हमें। पारित तो हो गया, इसे अंगीकृत भी बोलते हैं। कहीं ना कहीं प्रस्तावना में दिया हुआ है अंगीकृत कब किया? 26 नवंबर 1949 को। अब ये पारित हो गया, अंगीकृत हो गया। इसके बाद लागू कब किया गया? इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अब इसमें संविधान बना साथ, तो इसमें कितना समय लगा, तो ये देख लेते हैं। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन कुल समय लगा इसमें संविधान निर्माण में। अब प्रस्तावना का स्वरूप पढ़ लेते हैं। क्या है रहेगा इसका स्वरूप? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका अर्थ क्या होता है? भारत अपने बाहरी आंतरिक निर्णय लेने में स्वतंत्र है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब कि कहने का तात्पर्य यह है कि भारत अपने बाहरी और आंतरिक मामलों में स्वतंत्र है, उन्हें लेने स्वीकृत करने के लिए। तो ये आपको समझ में आ गया। भारत अपने बाहरी आंतरिक निर्णय लेने में स्वतंत्र है, इस पे किसी का कोई अधिकार नहीं हो। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है भारत। अब यहाँ पढ़ लेते हैं समाजवादी। समाजवादी से क्या तात्पर्य? तो भारत में समाजवाद गांधी नेहरू जी के विचारों से अपनाया गया है। भारत में जो समाजवादी है, समाज है, वो गांधी और नेहरू के विचारों से अपनाया गया है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हमारा तीसरा लोकतंत्रात्मक, यानी कि लोकतंत्रात्मक का मतलब है कि हमारे भारत में लोकतंत्र को अपनाया गया है। इसमें क्या है देखते हैं। भारत में लोकतंत्र अपनाए गए हैं। इसमें एक कथन सिद्ध होता है कि अब्राहम लिंकन ने क्या कहा? लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन लोकतंत्र कहलाता है। मतलब खुद जनता का लोकतंत्र, जनता का शासन, ये अब्राहम लिंकन ने ये कहा है। तो इसका काफी इंपोर्टेंट कथन है ये कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन लोकतंत्र है। आगे बढ़ते हैं। गणराज्य या गणतंत्र का तात्पर्य? भारत गणराज्य है, इसमें राजा वंश का नहीं, जनता द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत एक स्वतंत्र लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। यहाँ वंश का राजा नहीं है, यहाँ चुना जाता है जनता द्वारा। तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से राजा को चुना जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं उद्देश्य को। क्या क्या उद्देश्य है इसमें? न्याय। अब कितने प्रकार के न्याय दिए गए हम पढ़ते हैं। पहला है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। कई कई क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि न्याय कितने प्रकार का है, तो न्याय 3 प्रकार का है। कौन कौन से? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। पढ़ते हैं न्याय के बारे में कि कितने प्रकार के न्याय? 3 प्रकार के। कौन कौन से हैं? सामाजिक न्याय, सबको समान न्याय
न्याय देना, किसी व्यक्ति जात पात में भेदभाव नहीं करना, सभी के लिए न्याय बराबर है, सबको न्याय बराबर मिलेगा, ये इसमें सामाजिक न्याय में दिया हुआ है। आर्थिक न्याय, आर्थिक असमानता को दूर करना, सबको समान लाना। पैसे से रिलेटेड न्याय, उसमें आर्थिक रूप से सबको समान लाना, सबका विकास होना, यहां तक भी समझ में आ गया। तीसरा, राजनीतिक न्याय, राजनीतिक क्षेत्रों में जनता यानी कि भारतीय नागरिकों को अवसर देना, ये सामाजिक न्याय हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर कुछ मत है विद्वानों का। N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को क्या कहा। N.A. पालकीवाला प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, काफी इंपॉर्टेंट है कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। किसने कहा है? N.A. पालकीवाला। यहां तक आपको काफी क्लियर होगा। अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने प्रस्तावना को दीर्घकालीन सपनों का विचार कहा, ये मत है इनका। तीसरा है हमारा संविधान, संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा। यहाँ दोनों पॉइंट आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया, तो प्रस्तावना को, और B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा, किस अनुच्छेद को कहा, तो अनुच्छेद 32 को। देख लेते हैं यहाँ पर, संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया, B.R. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। तो यह कंफ्यूजन करने वाला है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है, और B.R. अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर ने जो अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, उसे संविधान की आत्मा कहा है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। स्वतंत्रता पे आते हैं। स्वतंत्रता, हर व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहिए ताकि उसका विकास हो। हमें प्रस्तावना में स्वतंत्रता दी गई, कैसी दी गई, ये पढ़ते हैं। हर व्यक्ति को स्वतंत्रता होनी चाहिए ताकि वो अपना विकास कर सके, और उसका विकास होगा तो देश का विकास संभव हो सकता है। क्षमता, आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक सबके लिए समानता है, व्यक्ति में भेदभाव नहीं है। समता, कहने का तात्पर्य यह है कि समता से तात्पर्य सामाजिक, आर्थिक सबके लिए समान है, समानता है, व्यक्ति में कोई धर्म जात भेदभाव नहीं है। व्यक्ति की गरिमा, भारत की जनता को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। अनुच्छेद 21 में व्यक्ति की गरिमा को जगह दी गई है। व्यक्ति की गरिमा, भारत की जनता को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, ये अनुच्छेद 21 में गरिमापूर्ण जीवन जीने को वहां लिखा हुआ है, जगह दी गई है। उसमें पढ़ सकते हैं, अनुच्छेद में ए में इसमें जगह दी गई व्यक्ति की गरिमा की। राष्ट्र की एकता में अखंडता, आपको मैं पहले बता दूं कि संविधान संशोधन करके 1973 में कौन से 3 शब्द जोड़े गए, तो हम देख लेते हैं कौन कौन से जोड़े गए थे। ये बाद में भी पढ़ेंगे, पहले बता देते हैं। अखंडता और पथनिरपेक्षता और समाजवादी, और अखंडता, पथनिरपेक्षता, यहाँ देख लेते हैं अपन। ये 3 शब्द जोड़े गए थे 42 संशोधन करके 1974। तो यहाँ पढ़ते हैं, राष्ट्र की एकता और अखंडता, भारत में धर्म जात भेद बिना सब एक बहुत सारी विविधता होने। कहने का तात्पर्य भारत में धर्म जात भेद धर्म है, कई सारे हैं, कई सारी विविधता है, भूगोल से रिलेटेड हो, भाषा से रिलेटेड हो, तो हम सब एक हैं और भारत और राष्ट्र की उन्नति में अग्रसर रहें। विविधता होने के कारण भूगोल, राष्ट्र की एक भावना हो, अखंडता हो, पूरा भारत एक हो, यहाँ कहा गया है। अब बंधुत्व का तात्पर्य आपसी भाईचारे के विकास से, आपसी जो बंधुत्वता मतलब आपसी भेदभाव नहीं होना चाहिए, आपसी जुड़ाव होना चाहिए, मित्रता होनी चाहिए। इस भावना को प्रस्तावना में उद्देश्य के नाम से दर्शाया गया है। यह उद्देश्य है प्रस्तावना का।
एक बार और पढ़ लेते हैं यहाँ से। प्रस्तावना का अर्थ संविधान के मूल आदर्श को प्रस्तावना के माध्यम से संविधान में प्रस्तुत करना प्रस्तावना कहलाता है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देशिका पेश की थी। कब की थी? 13 दिसंबर 1946 को, कि संविधान किस प्रकार से बनाना चाहिए। प्रस्तावना हमने अमेरिका की संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संविधान पारित कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। इसे अंगीकृत भी कहते हैं, पारित भी कहते हैं। संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। संविधान निर्माण में कितना समय लगा? यहाँ देख सकते हैं 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। इसका स्वरूप हमने पढ़ा है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, भारत अपने बाहरी आंतरिक निर्णय लेने में स्वतंत्र है। समाजवादी आ गया इधर। भारत में समाजवाद गांधी नेहरू जी के विचारों अपनाया गया है। पथ निरपेक्षता, भारत एवं राज्य का राष्ट्र या राजधर्म नहीं है, पथ निरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ भी पढ़ लिया हमने, क्योंकि पथ निरपेक्षता जो है, भारत का कोई राजधर्म नहीं है, राष्ट्र धर्म नहीं है, इसलिए हमने प्रस्तावना में ये पथ निरपेक्षता अपनाई हुई है। लोकतंत्रात्मक, भारत में लोकतंत्र अपनाए गए हैं। अब्राहम लिंकन का जो सिद्धांत है, लोकतंत्र जनता के लिए, जनता द्वारा शासन लोकतंत्र है। गणराज्य गणतंत्र, भारत गणराज्य, इसमें राजा वंश का नहीं होता, इसे जनता द्वारा चुना जाता है प्रत्येक साप्रत्येक रूप से। यहाँ तक आ गए थे हम। अब उद्देश्य पे आते हैं। सामाजिक न्याय। न्याय कितने प्रकार के होते? 3 प्रकार के होते। कौन कौन से होते? सामाजिक न्याय हो गया, आर्थिक न्याय हो गया, राजनीतिक न्याय हो गया। सबको समान न्याय दिलाना, सबको समान समझना। आर्थिक न्याय, आर्थिक दुर्बलता को दूर करना, सबको समान अवसर उपलब्ध करवाना। राजनीतिक क्षेत्र में भी अवसर देना। फिर हम स्वतंत्रता पे आते हैं। स्वतंत्रता, हर व्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए ताकि वह अपना विकास कर सके और देश के विकास में अपनी भागीदारी निभा सके। समता, सामाजिक आर्थिक सबके लिए समता को प्रस्तुत करता है। जनता समता है, व्यक्ति के भेदभाव नहीं होना चाहिए। व्यक्ति गरिमा, भारत की जनता को गरिमापूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 21 में व्यक्ति की गरिमा को जगह दी गई। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, भारत में धर्म जाति बिना सब एक, बहुत सारी विविधता होने के कारण सब एक हैं। विविधता जैसे भाषा में हो, भूगोल में हो, राष्ट्र में हो, किसी भी विविधता को सब अखंड हैं और इन्हें एक ही दृष्टि की भावना से देखा जाता है। बंधुता से तात्पर्य आपसी भाईचारे से है। विकास तभी संभव है तब आपसी भाईचारा होगा। आपसी जुड़ाव से भावना को प्राप्त करता है। प्रस्तावना उद्देश्य इस भावना को प्रसारित करता है कि भारत के सभी नागरिक भाईचारे के विकास में रहें, आपसी मेल मिलाप जुड़ाव से रहें, ताकि देश के विकास में जन भागीदारी हो। हमने यहाँ पढ़ लिया था, ये कुछ विद्वान का कहना था। एन पालकीवाला प्रस्तावना संविधान को परिचय पत्र कहा। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। अल्लादी कृष्ण अय्यर ने प्रस्तावना दीर्घकालीन सपनों का विचार है। इस संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा है। B.R. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उन्हें संविधान की आत्मा कहा है। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। सर्वोच्च न्यायालय में कुछ उठाए गए वाद। अब कुछ वाद कौन कौन से? बेरोजगारी संघवाद 1960। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, संशोधन द्वारा बदला नहीं जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि ये बेरोजगारी संघवाद 1960, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है और ना बदला जा सकता है। फिर सर्वोच्च न्यायालय ने पलटा अपनी बात से। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इसमें क्या कहा? सर्वोच्च न्यायालय यह माना है कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है, अतः संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संशोधन से मूल ढांचे में को बदला नहीं जा सकता।
ये काफी इंपॉर्टेंट, दोनों वाद में से एक वाद पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, तो आप याद रखेंगे। आते ही नीचे की ओर, इसमें कितनी बार संशोधन हुआ? तो संविधान प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ। कब हुआ? 42 संविधान संशोधन में 1974 प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। पहले बताया था आपको कौन कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, अखंडता, ये तीनों शब्द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि 42वें संशोधन में 1974 में कितने शब्द जोड़े गए? तो समाजवादी, पथ निरपेक्ष और अखंडता। अब आपको याद रखना है नोट, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है। कब किया गया है? 1974 में संशोधन किया गया था, तब ये 3 शब्द जोड़े थे। जय हिंद।